जो हमारे नाना जी थे वो पे लेवल 5 मतलब हवलदार से प्रमोट होके नायक सूबेदार में गए थे। तो ये उनका सर्टिफिकेट है। देखिए इतना पुराना सर्टिफिकेट आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। अब ये 1972 का है, तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी लड़ाई में भाग लिया होगा। जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सोल्जर हूं। आज जो ये वीडियो बन रहा है ना, एसबीआई के अंदर अक्टूबर 2023 में एक वैकेंसी आई थी, जो कि थी कंट्रोल रूम ऑपरेटर एंड आर्मोरर, जो कि स्पेशली डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए थी। डिफेंस में भी उसके लिए जो कि जेसीओ एंड अबव है, और पैरामिलिट्री में जो इंस्पेक्टर और उससे ऊपर है। जो इसका एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम अप्रोक्स अगर बात करो तो मैं दिसंबर 2023 में हुआ था। किसी का 9 दिसंबर 2023 को हुआ था, वैसे मैक्सिमम का 9 दिसंबर 2023 में हुआ था पैन इंडिया के अंदर। अब देखिए इसका जो इन्होंने एग्जाम लिया था इस सीबीटी मोड में था, और इसका रिजल्ट जो इन्होंने डिक्लेयर किया ना, 17 नवंबर 2024 को एक रिजल्ट डिक्लेयर किया, जिसमें इन्होंने बताया कि आपका इस डेट में इंटरव्यू है। और जो नॉर्मली इसके इंटरव्यू हुए थे ना, लोकल हेड ऑफिस में हुए थे, जो कि इंटरव्यूज के शेड्यूल थे 8 से लेके 11 दिसंबर 2024 तक। अब देखिए इन्होंने एग्जाम जो लिया था दिसंबर 2023 में लिया था, जो इसका रिजल्ट इन्होंने निकाला ना नवंबर 2024, मतलब अप्रोक्स 11 महीने बाद इन्होंने इसके जो रिजल्ट है ना उसको निकाला। स्कोर कार्ड अभी तक आया नहीं है, चलिए वो तो बात का मैटर है। इन्होंने रिजल्ट निकाला नवंबर 2024 में, और दिसंबर 2024 में इंटरव्यू के लिए बुलाया लोगों को, ठीक है, 8 से लेके 11 दिसंबर 2024 तक जो इसकी इन्होंने फिर इंटरव्यू लिया इसका। अब बात करूं यहाँ पर जो इसके जो रिटर्न हुआ था ना, इसका 100 नंबर का रिटर्न था, लेकिन उस 100 नंबर को इन्होंने ना जब इन्होंने मेरिट बनाई तो 40 नंबर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब 100 को 40 नंबर में कन्वर्ट कर दिया। जिस जिस कैंडिडेट के जितने नंबर थे, तो 40 के हिसाब से उसका एवरेज निकाल लिया, और उतने लोगों को इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। अब जो इंटरव्यू है वो है 25 मार्क्स का रियलिटी में, लेकिन उस 25 मार्क्स में जो जितने नंबर जिसके आएंगे, तो 25 मार्क्स को इन्होंने 60 नंबर में बदल दिया है, और जो रिटर्न के 100 नंबर थे उसको 40 में बदल दिया। मतलब टोटल इन्होंने 100 नंबर का बना दिया, 40 नंबर का रिटर्न और 60 मार्क्स का इंटरव्यू। अब देखिए मेरी एक चीज समझ में नहीं आई, मतलब रिटर्न को आपने जो 100 नंबर का था उसका 40 में कन्वर्ट कर लिया, और इंटरव्यू को इतना वेटेज क्यों दिया? मतलब अगर यहाँ पर कैलकुलेट करें तो जो वेटेज है इंटरव्यू का वो हो गया आपका 60%, क्योंकि 60 नंबर का इंटरव्यू है, 40 नंबर का रिटर्न है, ठीक है। ये चीज तो होगी उसके बाद। और नंबर 2, इन्होंने जब नोटिफिकेशन निकाला था ना, नोटिफिकेशन दिखाता हूं आपको, तो यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने एक्स सर्विसमैन की अलग से वैकेंसी निकाली और ये अलग से वैकेंसी निकाली है। तो जब ये नोटिफिकेशन निकाला था ना, थोड़ा सा एक्स सर्विसमैन को डाउट आ गया था कि एक्स सर्विसमैन की अलग से वैकेंसी ये क्या है, लेकिन ये बाद में पता चला कि केवल एक्स सर्विसमैन के लिए, मतलब ये समझ में नहीं आया आपको अगर दिखाई दे रहा हो ये। नंबर 2 पे इन्होंने बोला कि जो एक्स सर्विसमैन जेसीओ एंड अबव है, अगर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, तो जेसीओ एंड अबव बोले तो नायक सूबेदार हो गया, जैसे आपका आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर आपका आपका हो गया जेडब्ल्यूओ, और नेवी के अंदर इसी के पैरेलल जो रैंक है, आर्मी की बात करूं नायक सूबेदार से लेके पे लेवल 10B जो कि ऑनरी कैप्टन का है। दोबारा बता देता हूं, पे लेवल 6 जो कि नायक सूबेदार का है, पे लेवल 10B, पे लेवल 6 अगर बात करें तो नॉर्मली ग्रेड पे इसका 4200 से भी ग्रेड पे सिस्टम खत्म हो गया है। अब इन्होंने जो ये मांगा था इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्स सर्विसमैन की, मतलब जो उसकी सर्विस की क्वालिफिकेशन मांगी थी, पे लेवल 6, जो कि नॉर्मली अगर भाषा में बोलो सिविल में ग्रेड पे सिस्टम बंद हो गया 4200 ग्रेड पे से लेके पे लेवल 10B जो कि ऑनरी कैप्टन साहब का है 6100 ग्रेड पे है। तो उनके बीच में मतलब वो जेसीओ साहब होना चाहिए पे लेवल 6 से लेके पे लेवल 10B। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मुझे का आंसर बताना कि पे लेवल 9 में कौन से लोग आते हैं। देखिए जो देख रहे हैं मुझे आंसर देना। मैक्सिमम 90% लोगों को ये नहीं पता कि पे लेवल 9 में कौन आते हैं। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं मैं, पे लेवल 9 और पे लेवल 10 दोनों का 5400 ग्रेड पे है लेकिन पे लेवल 9 में कौन आते हैं, पे लेवल 10 में कौन आते हैं, मुझे पे लेवल 9 का बताना। पे लेवल 10 का मैं आपको बता दूं तो ये ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब का हो गया आपका, और सेम आपका जो नए इनरोल होके आते हैं लेफ्टिनेंट साहब, मतलब जो एनडीए या आईएमए से आते हैं या एसएससी से, उनका भी पे लेवल 10 है। पे लेवल 10 जो हो गया आपका लेफ्टिनेंट साहब का, और ऑनरी लेफ्टिनेंट जो कि नीचे ओआर जेसीओ, देन आफ्टर आप
असम साहब के बाद जो बनेंगे ऑनरी लेफ्टिनेंट उनका होता है। मुझे बताना पे लेवल 9 किसका है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। जो इसका आंसर बता देगा तो मैं उसको स्पेशल उसका जो कमेंट है वह टैग कर दूंगा। अब देखिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी जेसीओ साहब की मांगी, अगर आप लोगों को पता होगा वैसे मैक्सिमम जो देख रहे हैं, तो पे लेवल 6 से लेके ना पे लेवल 10 भी एक गजिटेड रैंक है। अब इन्होंने अगर बात करूं बैंक में पे लेवल वाला सिस्टम रहता नहीं है, अगर बात करूं नॉर्मली तो जो बैंक के क्लर्क है ना, क्योंकि जो सीसीटीवी ऑपरेटर आर्मोरर की जो दिखती थी ना, ये जूनियर एसोसिएट के इक्विवेलेंट निकली थी, कैडर वही है जूनियर एसोसिएट का, तो ये पे लेवल 3 हो गया, मतलब अप्रोक्स अगर बात करूं तो 2000 ग्रेड पे। वैसे बैंक में ग्रेड पे सिस्टम है नहीं ना, पे लेवल है, तो फिर भी मैं इक्विवेलेंसी मान रहा हूं। अब इन्होंने पे लेवल 3 के लिए पे लेवल 6 से लेके पे लेवल 10B के एक्स सर्विसमैन मांगा था। पे लेवल 3 वाला एक्स सर्विसमैन नहीं चाहिए इनको, 4 वाला नहीं चाहिए, 5 वाला नहीं चाहिए, पे लेवल 6 से लेके पे लेवल 10B, जो कि एक गजिटेड अफसर है। जो आर्म फोर्सेस के जितने भी पे लेवल 6 से लेके पे लेवल 10B जिन्होंने रैंक लगाया हुआ ऊपर, वो गजिटेड अफसर में काउंट होते हैं, और उनको गजिटेड जो रैंक है ना, वो हमारे जो फर्स्ट सिटीजन है इंडिया के, राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। तो मतलब इनको क्लर्किकल की जॉब में बैठने के लिए एक पे लेवल 6 से लेके पे लेवल 10B का एक एक्स सर्विसमैन चाहिए। तो मैं इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूं, आप खुद ही बताइए कि अगर कहीं पर ही पे लेवल 10 की जॉब निकलती है तो पे लेवल उससे 15 का एक्सपीरियंस मांग सकते हैं? ऐसा कभी नहीं देखा है मैंने कि जो लोअर पोस्ट है उसके लिए हायर पोस्ट का एक्सपीरियंस मांगे। पता नहीं एसबीआई ने जिसने भी रूलिंग बनाई है, मैं उनके बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये पॉलिसी गलत लगी। आप पे लेवल 3 के लिए पे लेवल 6 से लेकर 10B तक का आप एक्सपीरियंस मांग रहे हो, मतलब गजिटेड अफसर का आप एक एक्सपीरियंस मांग रहे हो पे लेवल 3 के लिए, ठीक है। चलिए ये तो अलग चीज है। उसके बाद इन्होंने बुलाए हैं इंटरव्यू के लिए बंदे। अब इंटरव्यू में इन्होंने कौन बंदे लिए हुए हैं? जो केवल जेसीओ थे, और इंटरव्यू का वेटेज रखा है 60%। अब मुझे ये बताइए, तो फिर इंटरव्यू का 60% वेटेज कहीं देखा आपने? मेरी नॉलेज में नहीं है कि पे लेवल 3 मतलब क्लर्किकल कैडर में पे लेवल 3 बोलना ठीक नहीं रहेगा, कि इंटरव्यू का वेटेज आप 60% रख रहे हैं। तो इसका मकसद क्या है 60% रखने का? आप खुद सोच लीजिए कि इंटरव्यू का अगर वेटेज 60% रख रहे हैं तो रिटर्न का मतलब क्या है? फिर जरूर रखिए, आप इंटरव्यू का वेटेज रखिए, लेकिन 60% वेटेज नहीं होता। बाकी आप यूपीएससी के जितने भी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, कुछ होते हैं, तो वहां वेटेज देख लीजिएगा। मैं इस बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने रिजल्ट कैसे देखना है। आपके फोन का कोई भी ब्राउजर है, उसमें आपने सर्च में टाइप करना है एसबीआई रिक्रूटमेंट और होम। ये टाइप करने के बाद आपने इसको सर्च कर देना। सर्च इसमें बहुत सारे रिजल्ट निकलेंगे। आपने देखिए न्यू होम कैरियर्स, दोबारा बता रहा हूँ, न्यू होम कैरियर्स में जाना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, आपको जाना है रिक्रूटमेंट रिजल्ट के ऊपर। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ आपने जब चेक करेंगे ना, इसमें आपका रिजल्ट कहीं नहीं दिखाई देगा। पता नहीं ये इतना नीचे क्यों है, या हो सकता है मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे भी 1 घंटा लगा ढूंढने में। तो जब मैंने देखा कि क्यों नहीं आ रहा, फिर मैंने इसका ढूंढा कि कैसे आसान से आएगा। आपने यहाँ पर टाइप करना है आर्मोरर। जैसे ही टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली ही नीचे आपको दिखाई देगा यहाँ पर रिजल्ट, देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही आपको ये रिजल्ट दिखाई देगा, इसमें आपने ऊपर क्लिक करना है, तो नीचे आपको सारी इसकी डिटेल्स दिखा देंगी, नोटिफिकेशन जो भी मतलब इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में काम हुआ है, सब चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपने फाइनल रिजल्ट के अंदर आर्मोरर को सेलेक्ट करना है। आर्मोरर को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो इस तरीके का रिजल्ट खुल जाएगा आपको। अब देखिए मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर रिजल्ट को साइड में दिखा देता हूँ, और ये दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली थी एज पर दी नोटिफिकेशन। एज पर दी नोटिफिकेशन के हिसाब से जो क्वालिफिकेशन मांगी थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो निकली थी 18। अब जो सिलेक्शन हुए हैं इसके अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सिलेक्शन हुए हैं इसके अंदर 16 सिलेक्शन हुए हैं। अब ये जो स्टेट है जहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुए हैं वो है आसाम और उत्तराखंड, दोनों में 1-1 वैकेंसी थी, और किसी का भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब 18 वैकेंसी के ऊपर इन्होंने 16 सिलेक्शन लिए हुए हैं। आर्मोरर के अंदर क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी थी, एज क्राइटेरिया वगैरह जो थे मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको। अब बात करते हैं जो इसका दूसरा रिजल्ट है, उसमें बैक में आ जाना है आपने। दूसरे रिजल्ट में कंट्रोल रूम ऑपरेटर में क्लिक करना है, तो आपके सामने ये रिजल्ट दिखाई देगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्टेट वाइज अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये रिजल्ट है।
लेफ्ट हैंड में मैं वैकेंसी दिखा रहा हूँ। वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल 89 वैकेंसी थी, जैसे आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में जो नोटिफिकेशन है ना, स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसी आई थी, तो 89 वैकेंसीज आई है। अब इन 89 वैकेंसीज के अगेंस्ट साइड में मैं आपको रिजल्ट भी दिखाते जा रहा हूँ, जिसका एप्लीकेबल होगा देख लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। तो 89 वैकेंसीज के अगेंस्ट जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी थी, जैसे कि इसके अंदर सीसीटीवी जो कंट्रोल रूम ऑपरेटर है उसके अंदर जो वैकेंसी मांगी थी, उस जेसीओस को मांगा था पे लेवल 6 से लेकर पे लेवल 10 भी मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। अब बात करते हैं जो टोटल वैकेंसी थी ना, इसके अंदर आप देख सकते हैं ऊपर आपको नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर टोटल जो वैकेंसी आई थी ना, वो आई थी 89 वैकेंसी, जैसे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ईएसएम की जो वैकेंसी है ना, इन्हीं में से है, ये अदर से नहीं है। यहीं पर ही थोड़ा सा डाउट हो रहा था। तो 89 वैकेंसीज टोटल आई हुई है। अब जो सिलेक्शन हुए हैं वो 81 हुए हैं। टोटल वैकेंसी 89, सिलेक्टेड 81। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं ना, वो 8 कैंडिडेट इन्होंने लेस सेलेक्ट किए हैं। हो सकता है इनको कैंडिडेट ना मिला हो, तो 8 जो ईएसएम है ना, लेस सेलेक्टेड हुए हैं। अब बात करता हूँ वो कहाँ कहाँ हुए हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी स्टेट है ना, टोटल 18 दिए हुए हैं। इसके अंदर गुजरात के अंदर 10 वैकेंसी थी, 8 सेलेक्ट हुए। एमपी में 8 वैकेंसी थी, 5 सेलेक्ट हुए। पंजाब में 15 वैकेंसी थी, 13 सेलेक्ट हुए। तमिलनाडु में 8 वैकेंसी थी, 7 सेलेक्ट हुए। इसका मतलब गुजरात के अंदर 2 सिलेक्शन कम हुए हैं, एमपी के अंदर 3 सिलेक्शन कम हुए हैं, पंजाब के अंदर 3 सिलेक्शन कम हुए हैं, तमिलनाडु के अंदर 1 सिलेक्शन कम हुआ है। तो टोटल जोड़ेंगे जो सिलेक्शन कम हुए हैं ना, ये टोटल आपका 8 सिलेक्शन कम हुए। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे डिटेल दिखा दिया। साइड में आपके मैंने रिजल्ट चला दिया है और लेफ्ट में मैंने पूरी डिटेल वगैरह आपको दिखा दी है, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए कितनी वैकेंसी निकली थी, कितने लोग कम सिलेक्शन हुए। तो पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी है। आप जिसको अप्लीकेबल है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जैसे मैंने बताया है ना, वो वहाँ से रिजल्ट भी डाउनलोड कर दिए। मैंने एक एक चीज़ बारीकी से बताने की कोशिश की है और थोड़ा बहुत मेहनत की है, ताकि जो देखे उसको कुछ हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पर मुझे जो एसबीआई ने पूरा रिक्रूटमेंट किया ना, पहले तो इस रिक्रूटमेंट को इन्होंने अप्रॉक्स 1 साल लगा दिया। उसके बाद रिक्रूटमेंट जब नोटिफिकेशन निकाला था, आपने नोटिफिकेशन बिल्कुल आधा अधूरा निकाला हुआ है। इसमें एक्स सर्विसमैन की अलग से वैकेंसीज दी है, इसकी अलग से दी है। मतलब मेरा समझ में नहीं आया कि आप अगर एज भी आप ऐसे मांग रहे हो, 20 साल मांग रहे हो। बताओ 20 साल का कौन एक्स सर्विसमैन हो सकता है? मतलब ये पूरा ही हिसाब किताब इन्होंने गलत कर रखा था। अब नंबर 2, इन्होंने जब इसका रिजल्ट निकाला तो 1 साल बाद निकाला। अब जब आप इंटरव्यू का वेटेज दे रहे हो तो 60% वेटेज, मतलब क्लर्किकल कैडर में 60% वेटेज का मतलब क्या है? अब आप समझ लीजिए, मैं कहना नहीं चाहूंगा, इनडायरेक्टली आप समझ गए होंगे। अगर इंटरव्यू में 60% का वेटेज देख रहे हैं तो वो किसको सेलेक्ट करेंगे, वो उनके ऊपर है जो इंटरव्यूइंग अफसर है या क्या है। तो मतलब वहां पर तो आपकी प्रोफिशिएंसी या कुछ चीज नहीं मांगी जाती। हाँ, ये चीज मांगा हूं, अगर आपने आर्मोरर और सीसीटीवी ऑपरेटर की वैकेंसीज निकाली थी तो उसके प्रोफेशनल जो टेक्निकल स्किल है ना, वो चेक करके अगर वो रखते तो वो बेटर रहता। ठीक है, चलिए, डजेंट मैटर, मैं जो उनके रिक्रूटिंग रूल्स है उनके लिए नहीं बोल सकूंगा। लेकिन एक गजेटेड अफसर जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट सिटीजन जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके द्वारा दिया गया जो रैंक है ना, उस रैंक को आप एक क्लर्किकल कैडर में उसका एक्सपीरियंस मांग रहे हो, मुझे कहीं से जायज़ नहीं लगा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने बोली है हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं पता। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में ना, बुरा मत मानिएगा, जिनको बी का पता है ना, मतलब ए के बाद बी आता है, वो जेड की बातें कर रहे हैं। मतलब मीन्स कहने का मतलब ये है ना, जिनकी नौकरी 6 महीने भी नहीं हुए, वो ऐसा ज्ञान बांट रहे हैं जो कि उस डिपार्टमेंट से पेंशन आ गया है ना, उससे ज़्यादा ज्ञान बांट रहे हैं। और बुरा मत मानिए, आप उन सब लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे होइए, लेकिन जो आपकी काम की चीज़ है ना, उन चीज़ों के लिए ही इन्फ्लुएंस हुए, फालतू का ज्ञान नहीं लेना है। आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्ञानी बैठ रहे हैं। इंस्टाग्राम में देख लीजिए, बहुत फेक अकाउंट घूम रहे हैं जो ड्रेस पहन के डिफेंस की और बोल रहे हैं, लेकिन आप उनको पकड़ भी नहीं पाओगे कि डिफेंस के हैं नहीं है। लेकिन जिसने डिपार्टमेंट में जॉब की है ना, वही पकड़ सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊंगा, जो मैं आपको बात बता रहा था, मेन ये चीज़ सारी चीज़ें अब मैं दिखाता हूँ आपको। जो मैं बता रहा था ना आपको, डिफेंस के अंदर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर जो पे लेवल 6, मतलब नायक सूबेदार बोलूँ मैं अगर आर्मी के अंदर, तो उसको जो ये रैंक है ना, ये हमारे प्रेसिडेंट सर, जो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन है, वो देते हैं। अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे गूगल में टाइप करेंगे, तो मैं आपको प्रूफ देता हूँ।
अब देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको जूम भी कर दूंगा और बड़ी स्क्रीन में भी दिखा दूंगा। ये देखिए इसका फर्स्ट पेज है, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति का कमीशन, प्रेसिडेंट कमीशन, राष्ट्रपति का कमीशन। उसके नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है ये है एक नायक सूबेदार साहब का, जब वो प्रमोट हुए थे हवलदार से नायब सूबेदार, तो सारी डिटेल दिखाई दे रही है। और ये जो इसमें जो सर्टिफिकेट है ना इसके अंदर, ये हमारे जो राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, जुलाई 2022 में अपनी राष्ट्रपति का पद छोड़ा उन्होंने, तो उनके साइन है इसमें, जून 2022 के साइन है। मैं आपको दिखा देता हूं, तो इस तरीके से रहता है। अब देखिए ये सबसे पहले पेज में लिखा है इसमें राष्ट्रपति का कमीशन, प्रेसिडेंट कमीशन। उसके बाद ये आपको जो सर्टिफिकेट दिख रहा है इसमें देख सकते हैं आप। अब देखिए ये जो सर्टिफिकेट है इसमें सबसे पहले 2 में इनका नाम लिखा हुआ है, बाकी सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है। और ये लिखा हुआ है इसमें जब इनको दिया हुआ है फरवरी 2018, मतलब 2018 में कमीशन हुआ है, लेकिन जो साइन हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा होगा 2022 का साइन है। और पूरी डिटेल वगैरह दिखाई दे रही है आपको। ये आपको यूट्यूब के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसलिए कोशिश करता हूँ मैक्सिमम की जो भी चीज़ मैं दिखाऊँ ना उसमें कुछ प्रूफ दूँ, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ सोशल मीडिया में ज्ञान फैला रहे हैं ना, वो फालतू का ज्ञान नहीं लेना है। अब देखिए सोशल मीडिया के ज्ञानी, जैसे कि सोशल मीडिया में 70% लोग जो फालतू का ज्ञान फैला रहे हैं ना डिफेंस के बारे में, एक्चुअल में डिफेंस से उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 1972 का। देखिए जो हमारे नाना जी थे वो पे लेवल 5 मतलब हवलदार से प्रमोट होके नायक सूबेदार में गए थे, तो ये उनका सर्टिफिकेट है। देखिए इतना पुराना सर्टिफिकेट आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। अब ये 1972 का है, तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी लड़ाई में भाग लिया होगा। तो ये 1972 का है। अब इसमें आप देख सकते हैं जो हमारे इंडिया के 4th प्रेसिडेंट थे, भारत रत्न वी गिरी सर, उन्होंने दिया था उनको। और जो वी गिरी सर थे ये अगस्त 24 1969 से लेके अगस्त 24 1974 तक हमारे 4th प्रेसिडेंट थे और भारत रत्न। तो एक और चीज यहां पर बताना चाहूंगा, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय है वो भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर है। अब जब सर्वोच्च कमांडर महोदय ने एक सर्टिफिकेट दिया है साइन करके, और साइन किसको मिलेगा, जो कि आर्म फोर्सेस के अंदर पे लेवल 5 से लेके पे लेवल 10B, मतलब नायक सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन साहब तक का। अब ये रैंक जो मैं बता रहा हूं ये मैं आपको बता रहा हूं जेसीओ रैंक, मतलब OR से जो जेसीओ बनते हैं जूनियर कमीशन अफसर, जो कि SBI के अंदर इन्होंने एसेंशियल सर्विस रिक्वायरमेंट मांगी है। तो जब हमारे भारत के सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर महोदय उस सर्टिफिकेट को साइन करके दे रहे हैं, जब वो प्रमोशन लगता है, और आप उसकी इक्विवेलेंसी एक क्लर्किकल कैडर के अंदर मांग रहे हैं, तो मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया। मतलब आपने उस रैंक का आपने जो ऑनर मिलना चाहिए था ना वो आपने नहीं दिया है उसको क्लर्किकल कैडर में मांग के। ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ एक्सक्लूसिव, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ ना प्रूफ के साथ बनाता हूँ, मुझे व्यूज वगैरह नहीं लेने हैं, मुझे जो मेरे को ज्ञान है और सामने वाले को सही ज्ञान देना है। सोशल मीडिया में ना आजकल डिफेंस से रिलेटेड बहुत से लोग वीडियोस बना रहे हैं, अच्छी बात है, सबको पता चलना चाहिए कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो सोशल मीडिया के अंदर 70% जो अकाउंट है ना डिफेंस जो अकाउंट बने हुए हैं वो मैक्सिमम फेक अकाउंट है। और जो हमारा यूथ है और जो सिविल में लोग हैं जिनको डिफेंस के बारे में इतना पता नहीं है, वो उनसे इन्फ्लुएंस होकर गलत चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें आपने ध्यान देनी है। सबसे पहले आप चीज़ परखिए, उसके बाद उन चीज़ों का एडॉप्शन कीजिए। अब मुझे एक और चीज़ समझ में नहीं आती है कि बहुत से लोग सोशल मीडिया के अंदर डिफेंस से रिलेटेड, मतलब डिफेंस को डिफेम करने के लिए चीज़ें ऐसे डालते हैं कि पता नहीं चलता। देखिए वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। अगर आप डिफेंस में रह के और डिफेंस को डिफेम करने के लिए चीज़ें गलत करेंगे तो एज ए सोल्जर मेरे को ये चीज़ें बिल्कुल गलत लगती हैं। और जो सोल्जर है ना उसको लगनी भी चाहिए। जो सबसे पहले हमारा राष्ट्र, उसके बाद सारी चीज़ें, और सोल्जर के लिए सबसे पहले उसका राष्ट्र होना चाहिए।
डिफेंस जैसी संस्था नहीं है। इन सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट एक केवल यही एक ऐसी संस्था है ना जो किसी भी जो डिफेंस के अंदर काम किया है ना उसको इज्जत देती है। इतनी इज्जत कहीं और नहीं मिलती है। आप ट्राई कर लीजिए। एज ए एक्स सर्विसमैन मैंने डिफेंस में नौकरी की है, ये अभी मैं एक्स सर्विसमैन हूं। मैंने जो चीज़ फील किया है वो चीज़ मैं अपनी बता रहा हूं। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि वहां ऐसा होता था, यहां ऐसा होता था। देखिए, सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद बाकी चीजें, सारी चीजें देखिए। और सोल्जर के लिए सबसे पहले उसका राष्ट्र होता है, और जहां नाम नमक निशान, जहां उसने नौकरी की है ना, उसका अगर नमक वहां खाया है तो डिफेम करने का तो मतलब ही नहीं होता। जो भी चीजें हमने फील की है, सबने फील की होंगी, हर जगह सबने फील की होती है, लेकिन आप डिफेम कर रहे हैं वहां ऐसा था, यहां ऐसा था। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको किसी ने बुलाया नहीं था वहां, आपके अंदर जज्बा था राष्ट्र की सेवा करने के लिए, आप गए। मतलब जब आपको लगा कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, आप वहां गए, बहुत आपने सर्व किया देश के लिए, तो आपको प्राउड फील होना चाहिए। डिफेम करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर जो चीज मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि आप एसबीआई ने जो ये स्टेप लिया है मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने एक आरटीआई भी डाला था एसबीआई में इसके रिगार्डिंग, लेकिन एसबीआई वाले बहुत मतलब प्रोफेशनल है, वो आरटीआई का जवाब ऐसे देते हैं कि कुछ बताएंगे ही नहीं आपको। मैंने उनको क्वेश्चन किया था कि आपने ऐसा क्यों किया, बोला इसका जवाब हम नहीं दे सकते, कि उनकी रटी रटाई लाइन है। अगर किसी ने एसबीआई में आरटीआई किया होगा तो उनको पता होगा। अब ये जो सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ ना, ये आपको कहीं नहीं दिखेगा, मैं आपको उसका प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ये आज से नहीं होता था, ये पहले से होता था, ठीक है। और आपने अगर इस क्लर्किकल कैडर के अंदर आप पे लेवल 6 से लेके पे लेवल 10B का आपको एक सर्विसमैन चाहिए, तो मैं क्या उम्मीद करूँ, मेरे पास वर्ड ही नहीं है। अगर जो देख रहा है ना समझदार लोग, तो मुझे कमेंट करिएगा और ये बताइएगा ये चीज़ ठीक है या नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बताऊं, ये तो मैं आपको केवल नायक सूबेदार का बता रहा हूं, पे लेवल 6 का। पे लेवल 10B जो कि हमारे ऑनरी कैप्टन साहब का रहता है, जो कि OR से मतलब सिपाही, नायक, हवलदार, फिर उसके बाद जेसीओ रैंक आ जाती है नायक सूबेदार, सूबेदार, देन आफ्टर SM साहब, उसके बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। ऑनरी कैप्टन जो है 10B उनका जो पे लेवल है, वहां तक का एसबीआई ने मांगे थे। पे लेवल 6 से लेके पे लेवल 10B तक का एसबीआई ने मांगे थे, और उनको जो ग्रुप बी गजेटेड, जिनको कि राष्ट्रपति जी द्वारा रैंक दिया गया है, उनको एक कंट्रोल रूम ऑपरेटर के लिए उनको एक इस रैंक का चाहिए ईएसएम। अब मैं बताऊं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप इस रैंक के ईएसएम, आप 10B वाले हो, आप क्लर्किकल जॉब करें, कुछ करें, लेकिन मेरा मेन कहने का मतलब है, इन्होंने ये कंडीशन नहीं रखनी चाहिए थी कि वो जेसीओ ही होना चाहिए। मतलब पे लेवल 6 से लेके पे लेवल 10 ब्रावो तक मैं मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का लेके चल रहा हूं। तो मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो ये जो रैंक दिया हुआ है उसके संग थोड़ा सा नाइंसाफी है, ये गलत चीजें हैं, ये अमेंड करनी चाहिए थी। जो भी बैठे हैं ना रिक्रूटमेंट, जो आरआर रूल बनाते हैं एसबीआई के अंदर, ध्यान देना आपने। ग्रुप बी गजेटेड का आप एक एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, माना कि आपके वहाँ ग्रेड पे वगैरह नहीं रहता क्लर्किकल कैडर में, आप मतलब लोअर पोस्ट के लिए हायर पोस्ट का एक्सपीरियंस कैसे मांग सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, जेसीओ साहब अप्लाई कर रहे हैं, उनको करने देना है आपने, बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज़ है पे लेवल 6 का पे लेवल 10B वाला। लेकिन आप ये चीज़ नहीं बोल सकते कि हमें यही चाहिए। अब इन्होंने सिपाही को लिया है, ना नायक को लिया है, ना इन्होंने सार्जेंट को लिया है, ना इन्होंने हवलदार को नहीं लिया है, ना इन्होंने पेटी अफसर को नहीं लिया है। सर्विस डजंट मैटर, इनको चाहिए पे लेवल 6 से लेके पे लेवल 10 ब्राउ, जो कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया गया रैंक है। ग्रुप बी गजेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रैंक है। वो इन्होंने कंट्रोल रूम ऑपरेटर के लिए मांगा है, आर्मोरर के लिए अलग चीज मांगी है, लेकिन कंट्रोल रूम ऑपरेटर के लिए इनको जेसीओ चाहिए पे लेवल 6 से लेके पे लेवल 10 ब्राउ। और एक और चीज बताना चाहूंगा ना, एसबीआई के अंदर ये जो पॉलिसी बनाता है ना, ये बहुत बुरी पॉलिसी बनाता है। इससे पहले भी इन्होंने जो एसबीआई के पुराने नोटिफिकेशन है ना, इन्होंने डिसेबल एक्स सर्विसमैन की पूरी डेफिनेशन गलत कर रखी थी। वो तो मैं हूं जिन्होंने ये डेफिनेशन चेंज कराई है, पूरा सही कराया है। पुरानी वाली डेफिनेशन मैं ये दिखा देता हूं डिसेबल एक्स सर्विसमैन की, ये किसी क्लर्किकल मिस्टेक या फिर एसबीआई ने चाह के ये इन्होंने डिसेबल एक्स सर्विसमैन की परिभाषा लिखी थी। लेकिन जो अब नई आ रही है ना, जो मेरे डीओपीटी से कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद जो इन्होंने की है, ये है। और एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ना बहुत डीप तक, आप कमेंट करें कुछ करें, लेकिन आप डीपली जाएंगे डीओपीटी के रूल देखेंगे ना, ये डेफिनेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। ये डेफिनेशन टाइप कर रहे थे, ऑल इंडिया में इनका रिक्रूटमेंट निकालता है, और ये डिसेबल एक्स सर्विसमैन की ये डेफिनेशन निकाले थे। एक्चुअल डेफिनेशन ये है, देखिए मैं कर रहा हूं यहां पर लॉजिक वाली बात है।
लॉजिक वाली बात कर रहा हूं तो फिर लॉजिक का लॉजिक से ही आंसर होना चाहिए। अब ये बताइए, पूरे आप ऑल पैन इंडिया के अंदर रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं, आप इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? आप ये मिस्टेक या तो आपने ध्यान नहीं दिया या आप गलत मिस्टेक कर रहे हैं। अगर ये भी इन्होंने तब सही किया है जब मैंने कितनी बार कॉरेस्पॉन्डेंस किया है डीओपीटी के साथ, तब ये डेफिनेशन चेंज किया। बहुत से लोग कमेंट में करेंगे सर ये नहीं था वो नहीं था। पहले आप रूल पढ़ लेना। अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं ना, मैंने इसके अंदर स्टडी किया हुआ है, 1 साल मैंने इसके अंदर स्टडी किया, तब ये चीज बोल रहा हूं। एक्चुअल में रूलिंग यही है। अगर कोई बोलेंगे सर 1971 का ये था, 73 का था, तो आपको लेटेस्ट बताया था 2014 का सर्कुलेट है जिसमें ये दोनों चीजें दी हुई हैं। बाकी मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बता सकता आपको, इसके अंदर डिटेल में बताऊंगा ना 1 घंटे की वीडियो जाएगी। तो फिलहाल ये है इसके अंदर। अब ये बताइए, अगर जब ये पॉलिसी थी तो पिछले कई सालों से नोटिफिकेशन किस लिए आ रहा था एसबीआई के अंदर? अब बात करूं, इन्होंने एसबीआई के अंदर ऑपरेटर के लिए इनको पे लेवल 6 से लेकर पे लेवल 10 ब्राउ तक, मतलब ये कहां तक जायज है बताइए? मतलब जो रैंक दिया हुआ है ग्रुप बी गजेटेड, उसका कुछ तो आप इज्जत करिए ना। आप सबके लिए अलाउ करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये नहीं बोल सकते कि इंडिविजुअल शुड बी मस्ट सर्व्ड इन पे लेवल 6 टू पे लेवल 10 ब्राउ। पे लेवल 6 का इट्स ग्रुप बी गजेटेड, पे लेवल 10 बी जो कि जेसीओ रैंक में आते हैं, इट्स ओनली कैप्टन। तो ये चीजें गलत है। ये चीजें मैंने आपको इनलाइटन करने के लिए सारी चीजें बता रहा हूं आपको मैं। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा ना, इन्होंने वेटेज जो रखा है 60% का वेटेज इंटरव्यू में। मतलब क्या है इसका 60% का वेटेज? 40% का इनका वेटेज है आपका रिटर्न का, 60% का वेटेज क्लर्किकल कैडर के लिए। ये नया रूल आया है क्या? हाँ, आई एग्री। अगर टेक्निकल आप कुछ चीज लेते, टेक्निकल कुछ प्रैक्टिकल वगैरह लेते, अगर जैसे आर्मोरर है, आर्मोरर को आप बोलते कि आप इक्विपमेंट का जो भी है इसको रिपेयर करके दिखाइए हमें, या जो कंट्रोल रूम ऑपरेटर उससे बोले सीसीटीवी ऑपरेट करके दिखाइए, जो ड्रिल है। मतलब आप इंटरव्यू के ऐसे मार्क्स ले रहे हैं। देखिए, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, और मुझे जो लगा मैं आपके वीडियो के साथ आपके से शेयर कर रहा हूं। हाँ, ये जरूर है, अगर आप सिक्योरिटी अफसर की पोस्ट कहीं निकालते, देन यू शुड आस्क इफ यू आर पब्लिशिंग द क्लर्किकल कैडर जॉब, देन यू आर आस्किंग फॉर द पे लेवल 6 टू पे लेवल 10 बढ़ाओ। इज इट ओके? नहीं, ये ओके नहीं है। इन्होंने जो रिजल्ट है ना इतना अंदर छुपा के रखा हुआ है ना, खुद मेरे को ढूंढने से नहीं मिला। मेरे को इसको ढूंढने में 1 घंटा लगा। किसी ने मेरे उस वीडियो में कमेंट किया था, जब मैं ढूंढा मुझे 1 घंटा लगा, मिल ही नहीं रहा। अब मैंने आपको बताया कि आपने ढूंढना कैसे है। तो जिन जिन का भी सिलेक्शन हुआ है इसमें, उन सभी को कांग्रेट्स। लेकिन ये जो पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, मेरे को ये मतलब नहीं लगा, कहीं से भी जेन्युइनिटी नहीं लगी इसके अंदर। और मेरे को थोड़ा सा इसमें क्या है लगा कि इसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए था। बाकी आपका जो कमेंट है वो कमेंट कर दीजिए। अब मुझे एक चीज बताइए, कोई सी भी ऐसी जॉब है जिसमें कि अगर पे लेवल 2 की जॉब निकल ली है या 3 की, आप उसमें पे लेवल 6 से लेके 10 का एक्सपीरियंस मांग रहे हो कि पे लेवल 6 से लेकर 10 में उस इंडिविजुअल में उस रैंक से रिटायर होना चाहिए जब हम क्लर्किकल कैडर में लेंगे? तो मुझे तो ये कहीं से बिल्कुल जेन्युइन नहीं लगा। और विशेषकर क्लर्किकल कैडर के अंदर जब आप इंटरव्यू का वेटेज 60% रख रहे हैं ना, तो वो भी मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट वगैरह ऊपर दिखाई दे रहा हूं, जो इसके नोटिफिकेशन है पूरे मैंने आपको दिखा दिए कहां पर क्या चीज लिखी है। अब जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है ना, उन सभी को एक मेल आएगा जिसमें वो मेडिकल की डेट वगैरह बताएंगे और आपको बताएंगे कि आपने मेडिकल कहाँ करना है। तो और नॉर्मली जो इनकी पोस्टिंग होगी ना, सीसीटीवी ऑपरेटर और जो आर्मोरर है, उनकी नॉर्मली जो पोस्टिंग रहती है, जो सीसीटीवी ऑपरेटर है, उनके लोकल हेड ऑफिस के अंदर रहती है, जहां बड़े बड़े कंट्रोल रूम रहते हैं। तो वहां से उन्होंने नॉर्मली सीसीटीवी को ऑपरेट करना है। सिक्योरिटी की जो मतलब जो एक्टिविटी है ना, उसमें थोड़ा सा वो इन्वोल्यूशन होगा। और बाकी जो आर्मोरर है, उनकी पोस्टिंग थोड़ा नीचे लेवल भी हो सकती है। मेनली आर्मोरर का काम जो है, जितने भी जो हेड ऑफिस है उसके अंडर में जितनी ब्रांचेज है, वहां पर जो भी गार्ड्स वगैरह है, उनके वेपन्स की जांच करना, जितना भी एम्युनिशन है उसकी थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना, उनको लुक आफ्टर करना। तो उम्मीद करता हूँ उस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है, तो मुझे पक्का कमेंट में आप टेक्स्ट लिख दीजिए। जहां तक मुझे पता है मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।